everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 11, continuation of alternating current chapter. Today we are going to discuss about very important topic of this chapter, that is transformer. So transformer topic ना CBSE point of view बहुत important है. ये topic आपको 5 marks के लिए आता है as a question. So 5 marks में इसमें क्या बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर. उनमें से कोई 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स उठा के पूछते हैं जिनके ऊपर हमें आंसर करना होता है. तो बेसिकली आई विल ट्राई टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एज मच एज पॉसिबल. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. तो एक जो होता है पहला, उसको हम बोलते हैं कोर टाइप. ये है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर. और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. तो दोनों के बारे में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कब हम उसको कोर टाइप कंसिडर करेंगे, कब शेल टाइप कंसिडर करेंगे. तो जब हम ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो हमें ना कॉइल चाहिए. सो वी आर टेकिंग अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर. हमें 2 कॉइल लेना है. तो जो पॉइंट है हमने क्या किया है, 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर. अब दूसरा पॉइंट क्या है, हैविंग डिफरेंट टर्न्स. दोनों कॉइल का टर्न सेम नहीं होगा, सेम हो भी सकता है नहीं भी. हैविंग डिफरेंट टर्न्स, अगर सेम है तो कोई मतलब नहीं है यहां पे. क्यों मतलब नहीं, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. हैविंग डिफरेंट टर्न्स. ठीक है. वुंड ऑन, वुंड ऑन. अब ना ये क्या है, ये वुंड ऑन, इसके ऊपर हमारे 2 ये टाइप मिलते हैं. वुंड ऑन सेपरेट, वुंड ऑन सेपरेट लिम्ब ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर के सेपरेट लिम्ब पे अगर कनेक्टेड है, मतलब सेपरेट पार्ट. समझ में आ रहा है. फॉर एग्जांपल ये पार्ट और ये पार्ट पे, तो जैसे अभी ये यहां पे कंसिडर करना है तो मैंने ये ले लिया यहां पे. तो देखो ये जो कॉइलिंग है ये किस तरीके से है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. क्लियर. ये हो गया यहां पे. ये जो पॉइंट होगा ये हो गया आपका एक कॉइल. सेकेंड कॉइल अगर लेना है तो ये इस लिम्ब पे कनेक्टेड है. ठीक है. तो एज यू कैन सी कोर टाइप में क्या होगा कि जो टर्न्स होंगे ना विल बी वुड, और जो कॉइल्स होंगे विल बी वुड ऑन द सेपरेट लिम्ब ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर. मतलब ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है इसका नाम है सॉफ्ट आयरन कोर. ठीक है. ये स्पेसिफिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या यूज होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने की जरूरत है हमको, लेकिन हम थोड़ी देर बाद में करते हैं. और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बोल रहे हैं, wound on the same limb, same limb of what, इसमें भी होगा soft iron core. ठीक है. अब देखो समझने वाली बात क्या है यहां पे. अगर मान लो मैंने यहां पे फर्स्ट कॉइल लिया है, तो फर्स्ट कॉइल यहां पे ऐसे है. फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया है, ये फर्स्ट कॉइल का कंडीशन है. ठीक है. अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ना आपने यहां पे, और सेकेंड कॉइल, ये फर्स्ट कॉइल का पूरा पार्ट होगा यहां पे. अब अगर सेकेंड कॉइल लेते हो तो सेकेंड कॉइल भी इसी लिम्ब के ऊपर होगा. करेक्ट. सेकेंड कॉइल में भी ऑल्सो ऑन दिस लिम्ब ओनली. करेक्ट. तो उसका जो पैटर्न होगा वो इसके ऊपर ही आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. तो सेकेंड लिम्ब विल बी ऑल्सो ऑन दिस ओनली. सो दे आर सेइंग अगर सेम लिम्ब के ऊपर दोनों हो रहे हैं, प्राइमरी मतलब दोनों कॉइल अगर ना सेम लिम्ब के ऊपर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हो गया. और अगर डिफरेंट लिम्ब के ऊपर है तो वो हो गया कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर. तो अब जो होता है ना यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इस कॉइल को हम ना रिप्रेजेंट करते हैं P से. ठीक है. इस कॉइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से. तो ये जो कॉइल होता है ना, ये बेसिकली इनपुट का पार्ट होगा. उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ इनपुट, और ये ना बिलोंग करता है आउटपुट के पार्ट को. ठीक है. सो अब यहां पे कंडीशन क्या है कि ये जो इनपुट वाला पार्ट है, जो इनपुट वाला पार्ट है ये क्या करता है ना, रिसीव्स एनर्जी. ये जो इनपुट वाला पार्ट है ये क्या करता है, रिसीव्स एनर्जी, रिसीव्स एनर्जी. ये एनर्जी को रिसीव करता है. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, है ना. जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे इन चीजों के ऊपर, बट अभी जस्ट जनरल टर्म के हिसाब से, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे. और ये क्या करता है, ये जो दूसरा कॉइल है ये क्या करता है, डिलीवर्स एनर्जी, डिलीवर्स एनर्जी टू लोड, है ना. ये जो है ये इनपुट वाला पार्ट जो है यहां पे एनर्जी रिसीव होगा. जो आउटपुट वाला पार्ट है कॉइल, वहां पे होगा एनर्जी वहां से डिलीवर होगा टू द लोड. मतलब जिस डिवाइस को ऑपरेट करना है ये उसके पास तक क्या करेगा, एनर्जी को पहुंचाएगा.
समझ में आ रही है बात? तो ये ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये जो समझने के हिसाब से था, अगर आप समझ आते हो तो वेरी गुड, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है कि अब हम आते हैं मेन ट्रांसफॉर्मर पे। तो अब हमें ना जब जो भी हम डील करेंगे हम इस डायग्राम के बेसिस पे करेंगे, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। हमको कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस करना है, ठीक है। सो अब ना सबसे पहला पॉइंट होता है कि इसका ना मेन टास्क क्या है। तो अच्छा एक और पॉइंट मैं मेंशन कर ही देता हूं कि यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न डिफरेंट है, तो आपका अजम्पशन है कि जो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में उसको आप n सबस्क्रिप्ट p ले लो, और नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी में है उसको आप n सबस्क्रिप्ट s ले लो, दैट विल बी बेटर। तो नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। अब जो पॉइंट है हमको यहां पे याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये करता क्या है, ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर है, देखो ये ना सिर्फ और सिर्फ ना ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, ऑल्टरनेटिव सप्लाई के लिए ही यूजफुल है, डीसी के लिए इसका कोई यूज नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि अगर ये ऑल्टरनेटिव के लिए यूजफुल है तो क्या इसका यूज होता है। तो यहां पे बोलते हैं ना कि आपने इनपुट वोल्टेज दिया है वो लो हो सकता है, बट आपको आउटपुट वोल्टेज हाई चाहिए, तो आप क्या यूज करते हो, ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो सकता है कि आपका इनपुट वोल्टेज हाई है, आपको लो चाहिए, तो आप क्या यूज करते हो, ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ना टेलीविजन हो गया, तो आपके डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जो उसका पोटेंशियल है या जो उसका ईएमएफ का वैल्यू वो 220 वोल्ट है, तो आप टेलीविजन को 220 वोल्ट नहीं देते हो, टेलीविजन नीड्स लेस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। उसके लिए जो ना पोटेंशियल की जरूरत है या जो पोटेंशियल ड्रॉप की जरूरत है उसके लिए वो बहुत कम है इन कंपेयर टू 220 वोल्ट। तो क्या करना है, हमको ट्रांसफॉर्मर का यूज करना, वो 220 वोल्ट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है ना, जो ट्रांसफॉर्मर ये डिवाइस है ना, यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग लो इनपुट वोल्टेज इनटू दैट एट द हाई आउटपुट वोल्टेज, या उसका उल्टा भी हो सकता है। तो अब अगर वो हिसाब से कंसिडर करना है तो यू कैन मेंशन ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग, यूज फॉर कन्वर्टिंग, ये किसको कन्वर्ट करता है, यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग। ये आप ध्यान देना, ये ना सिर्फ ऑल्टरनेटिंग के लिए ही यूज होता है, जैसे मैंने बताया था, यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग लो इनपुट वोल्टेज, लो इनपुट वोल्टेज इनटू दैट एट हाई आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, हाई आउटपुट वोल्टेज और वाइस वर्सा, ठीक है। अब एक और पॉइंट होता है इसमें, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब इस केस में ना फ्रीक्वेंसी जो होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी इनपुट वोल्टेज की होगी वही फ्रीक्वेंसी का होगा आउटपुट वोल्टेज का रहेगा, भले लो या हाई जो भी कंडीशन होगा। तो यहां पे ना हमको इस बेसिस पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें दो पॉइंट समझ में आती है। जो एक पॉइंट समझ में आता है कि हमारे पास ना एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें क्या होता है कि जो इनपुट वोल्टेज होता है ना, इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, समझ आ रहा है, इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, एक केस में इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है, ठीक है। जो दूसरा कंडीशन को समझ में आ रहा है कि इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, मतलब इनपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा मतलब ना आउटपुट की वैल्यू बारे में मेंशन करें तो इनपुट वोल्टेज जो होगा डिक्रीजेस, क्लियर। तो जिसमें ना इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, वोल्टेज के बेसिस पे, और जिसमें ना वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो जो इनपुट वोल्टेज होगा इस केस में स्टेप अप में जो इनपुट वोल्टेज होगा वो होगा लेस देन आउटपुट वोल्टेज, करेक्ट। इनपुट वोल्टेज विल बी लेस देन व्हाट, आउटपुट वोल्टेज। और अगर मैं स्टेप डाउन के हिसाब से देखूं तो क्या होगा, यहां पे होगा इनपुट जो वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज यहां पे क्या होगा कि ग्रेटर देन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज। तो एज यू कैन सी ना, आप कंपेयर करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग, कि इनपुट वोल्टेज इंक्रीज मतलब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो जब ना फाइनल में वोल्टेज इंक्रीज होगा, है ना, सेकेंड वाले पार्ट में वोल्टेज इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप बोलेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन बोलेंगे। तो ये रिसीव्स एनर्जी, ये प्राइमरी कॉइल है, डिलीवर्स एनर्जी टू द लोड, वो है सेकेंडरी कॉइल। समझ में आ रही बात। तो जो प्राइमरी कॉइल है दैट इज द पार्ट ऑफ इनपुट, जो सेकेंडरी कॉइल है दैट इज द पार्ट ऑफ आउटपुट। तो हो सकता है जहां पे मुझे इनपुट इंडिकेट करना होगा वहां पे मैं प्राइमरी मेंशन करूंगा, जहां पे आउटपुट इंडिकेट करना होगा वहां पे मैं सेकेंडरी मेंशन करूंगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब ना यहां पे जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है,
सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर की ना एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। सो परमेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। एक और पॉइंट है, इसका ससेप्टिबिलिटी भी हाई होता है, ससेप्टिबिलिटी भी उसकी क्या होती है, हाई होती है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसकी परमेबिलिटी हाई है, ससेप्टिबिलिटी हाई है, तो क्या होगा, मतलब यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर के यूज करने का एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो क्या होगा ना, ये पूरा जो गेम है ना वो चेंज इन फ्लक्स का है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का और मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब क्या है ना कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ना सेकेंडरी को आप प्रोवाइड कर सको उतना ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। बेसिकली पूरा स्टोरी का मेन ये है। तो ना हम नहीं चाहते कि ना मैग्नेटिक फील्ड का कोई लॉस हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का लॉस नहीं हो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक मटेरियल यूज करना पड़ता है। तो हमने क्या यूज किया है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसकी परमेबिलिटी हाई और ससेप्टिबिलिटी हाई। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसका ना प्राइमरी वाले पार्ट से लिंक होगा, समझ में आ रहा है, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड या सेम फ्लक्स ना थ्रू आउट दी सॉफ्ट आयरन कोर क्या होगा, लिंक हो जाएगा। या किसी भी पार्ट से लिंक हो रहा है, मतलब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी लिंक हो रहा है, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड का होगा थ्रू आउट हमको मिलेगा। तो ये क्या करता है, इट अवॉइड्स द लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्यों हमने यूज किया है, बिकॉज इट अवॉइड्स द लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लॉस को ना अवॉइड करता है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हमें ना डिस्कस करना है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ना, इसका कोई तो प्रिंसिपल होगा जिसके ऊपर, तो ये पर्टिकुलर पार्ट को मैं रब कर देता हूं। ये बेस्ड है ना म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्यों म्यूचुअल इंडक्शन पे कैसे बेस्ड है, यहां पे क्या होता है, आप ऑल्टरनेट करंट अप्लाई करते हो और उसके अकॉर्डिंगली यहां पे क्या मिलता है, आपको ईएमएफ मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है, क्योंकि यहां पे करंट चेंज होता है, वो करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा, यहां पे आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है ऐसा ईएमएफ, है ना। तो बेसिकली ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना, कि आप इनपुट में क्या करते हो, ऑल्टरनेट करंट अप्लाई करते हो और ना उसका इफेक्ट आप आउटपुट मतलब ये सेकेंडरी कॉइल में देख रहे हो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल की अगर आप बात करते हो तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका, सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ना थोड़ा स्टेटमेंट टर्म में भी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। दैट इज whenever there is a change or when changing current pass through, when changing current क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ना हम ऑल्टरनेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करोगे तो चेंज ही होगा ना। सो when changing current is passed, when changing current is passed in one coil, ठीक है, is passed in one coil, ठीक है, क्या होता है, EMF is induced। कहां पे EMF इंड्यूस होता है, EMF is induced in the neighboring coil, EMF is induced in the neighboring coil। ठीक है, जो neighboring coil होगा उसके अंदर क्या होगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेंजिंग करंट, ये पॉइंट को याद रखना हमको, चेंजिंग करंट वाला पॉइंट। ये क्या कह रहे हैं, चेंजिंग करंट वाले पॉइंट को अगर आपको फोकस करना, तो यहां पे देखो ये ना बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या स्टोरी है ना, वो चीजों का ध्यान दो। ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आप समझो कि ये रेफरेंस में आप ले रहे हो तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, है ना। तो क्रेस्ट ट्रफ ऐसे, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये 0 हो गया। तो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट ना बेसिकली चेंज होता है किसकी वजह से, I is equal to I naught sin ओमेगा टी की वजह से, है ना। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या करना है, उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो ये बोल रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट में जो करंट की वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, करंट की वैल्यू चेंज होगा। तो चेंज इन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी चेंज होगा। तो अब जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चेंज इन फ्लक्स के लिए। ऑल्टरनेटिंग करंट इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। समझ में आ रहा। तो ये तो बेसिकली ना जो प्राइमरी कॉइल को लिंक होगा ना वो होगा सेल्फ इंडक्शन, है ना। ये तो सेकेंडरी कॉइल को हम म्यूचुअल इंडक्शन से लेंगे, लेकिन ना इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का मतलब देखो, अभी सेल्फ इंडक्शन है तो जो आप ईएमएफ अप्लाई करोगे उतना ही ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस भी होगा। ये अगर आपने ना
सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक आपने किया होगा तो उस टाइम आपने रियलाइज किया, या अगर आपने देखा होगा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, उसमें भी हमने क्या है कि जो हम ईएमएफ अप्लाई करते हैं उसके इक्विवेलेंट ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बराबर। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमको ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो अप्लाइड के इक्वल होगा, जिस डिफरेंस का होगा यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो अब क्या बोल रहे हैं, इसको अगर और आगे एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न से भी लिंक हो सकता है, तो नंबर ऑफ टर्न इनटू क्या होगा, ये d∅dt हो गया। ये चीजें क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि ना ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसके लिए फ्लक्स चेंज होगा, दैट्स व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस। ये सेल्फ इंडक्शन वाला कांसेप्ट है। बट अब ये ना दूसरे वाले से कैसे लिंक होता है उस पॉइंट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो अब ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की स्टोरी तो आपको पता ही होगा। ये समझो अगर मैंने ये सोलेनॉइड कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो सोलेनॉइड के केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक, अब इसका करंट का जो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर ही ड्रॉ करोगे ना बेसिकली। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न ऐसा होगा ना, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, करेक्ट, ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न, ठीक है। तो ये बेसिकली ना जिस एरिया से लिंक होगा उसको क्या करेगा, फ्लक्स में कन्वर्ट कर देगा, मतलब B इंटू ए क्या हो जाएगा, वो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। यही होता ना कि अगर B इंटू ए आपने लिया है इज नथिंग बट द फ्लक्स का वैल्यू, एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड यहां चेंज हो रहा है, फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, दैट्स नॉट अ इशू। अब ये बोल रहा है यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे कैसे लिंक होगी, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फील्ड का। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे हम ना दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ करें, बट जब यहाँ पे लोग हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि ये ना परमेबिलिटी हाई है, ससेप्टिबिलिटी हाई है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होगा ना उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा और थ्रू आउट द मटेरियल पूरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है, देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कंटिन्यू करा लेगा ऐसे। ये कौन कंटिन्यू करा रहा है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है सॉफ्ट आयरन को कंटिन्यू करा लेगा इस तरीके से, बराबर। फिर बोल रहे कि ना समझो कि दूसरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको मिला यहाँ पे, फिर उसको भी क्या किया, उसने कंटिन्यू करा लिया ऐसे मटेरियल में, बराबर। वैसे भी क्या है कि आप मान लो थर्ड वाला है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना मुश्किल होगा, बट जस्ट समझने के हिसाब से मैं बता देता हूं कि ये हो गया आपका नेक्स्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इसको भी क्या कर लिया, मटेरियल में कंटिन्यू करा लिया, बराबर। ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे ना, ये क्या होंगे, थ्रू आउट द मटेरियल क्या रहेंगे, यूनिफॉर्मिटी शो करेंगे। ये किस वजह से, बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी एंड हाई ससेप्टिबिलिटी। तो ये क्या कर रहा है, बिकॉज इट अवॉइड्स द लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को ना लॉस को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज किया। बात समझ में आया। देखो अब दूसरा जो पॉइंट ये कह रहे हैं कि जब ना ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर चेंज होता है ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप लोगों तो एक मेटालिक बॉडी हो गया। तो एक ना नया स्टोरी हमारे इसमें कंसिडरेशन में आता है, तो मैं ये वाले पार्ट को रब कर देता हूं, अभी प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो जो नया स्टोरी कंसिडरेशन में आता है उसको बोलते हैं एडी करंट। अब ये एडी करंट की क्या स्टोरी है, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा एम्फेसाइज कर लेते हैं। एडी करंट का बहुत सिंपल सा टास्क है, एक मेटालिक ब्लॉक या मेटालिक बॉडी है, ठीक है, आप इसको भी मेटालिक ब्लॉक ही ले लो, कोई इशू नहीं है, ये है मेटालिक ब्लॉक, ठीक है, या मेटालिक बॉडी। अब क्या होता है ना, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट हो रही है ना उसको आप चेंज करा रहे हो, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट है उसको आप चेंज करा रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी आप चेंज करा रहे हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो बोल रहे हैं ना कि मेटालिक ब्लॉक में क्या होगा ना, फिर ना ऑटोमेटिकली स्मॉल स्मॉल करंट लूप फॉर्म होते हैं, स्मॉल स्मॉल करंट लूप्स विल फॉर्म इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये जो करंट लूप है ना, ये हो गया मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल इंड्यूस करंट। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है दैट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, वो चेंज इन फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। हमको अभी उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो किसी मेटालिक ब्लॉक के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट हो रहा है उसको चेंज कराओ, या जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है उसको चेंज कराओ, तो क्या होगा कि उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ओवरऑल तो मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चेंज कराना है हमको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा ब्लॉक के ऊपर, उसके अंदर क्या होगा, स्मॉल स्मॉल करंट लूप फॉर्म होंगे। वो स्मॉल स्मॉल करंट लूप मतलब इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है वो क्या करते हैं, वो इसके अंदर सर्कुलेट होंगे, है ना। वो सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, ये पॉइंट को देखो आप। तो ये क्या कह रहे हैं ना कि जैसे कभी मान लो तो ये स्मॉल करंट लूप है वो आई हो गया, जो ब्लॉक है ना उनका रेजिस्टेंस होगा ना, ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा ही ना, जो इसके अंदर करंट लूप फॉर्म होंगे। तो अब ये बोल रहा है I²R जितना ज्यादा टाइम लगेगा उसके हिसाब से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। समझ आ रही बात। तो यही बोल रहे हैं कि जब ना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, हीट एनर्जी जनरेट करेगा।
समझ में आ रहा है? तो अब क्या होता है कि जो एनर्जी आपने सप्लाई किया हुआ हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, उसका लॉस होगा। मतलब आपने एनर्जी यहाँ पे रिसीव एनर्जी, इसने एनर्जी रिसीव किया और यहाँ पे फ्लक्स को चेंज किया, मतलब आपने करंट को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, वो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, इस कोर के साथ में क्या होगा, लिंक्ड हो गया। अब कोर के अंदर रेजिस्टेंस है, कोर के अंदर ना ये एडी करंट फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होगा। अब वो हीट एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। हमको उस लॉस को क्या करना है, प्रिवेंट करना है या उसको स्टॉप करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, टू अवॉइड दैट लॉस आप क्या करो, इसको लैमिनेट करो। ये जो आपके पास है ना सॉफ्ट आयरन है ना, उसको आप लैमिनेट करो। चलो ये इनपुट है, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे। ये यहाँ पे आपको लिखना है लैमिनेटेड, लैमिनेटेड, ये पूरा टर्म हो गया लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर को आप लैमिनेट कर दोगे तो जो हीट एनर्जी जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसका लॉस ना रुक जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट्स को भी रब कर देता हूं। ये रिसीव वाला बात आपको समझ में आ गया है, ये आप भी समझ गए कि इनपुट करंट कैसे चेंज हो रहा है, बराबर, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इट इज चेंजिंग। तो अभी आप बताओगे लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स ऑफ हीट एनर्जी, है ना, जनरेटेड ड्यू टू एडी करंट, जनरेटेड ड्यू टू एडी करंट। कहां पे एडी करंट जनरेट हुआ है, एडी करंट इन सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो एडी करंट जनरेट हुआ है उसमें से जो हीट एनर्जी जनरेट हुई है उसका जो वजह से जो लॉस होगा उसको क्या करेगा, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। सॉफ्ट आयरन कोर विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बट लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर जो लैमिनेशन है वो किसको प्रिवेंट करेगा, वो प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ हीट एनर्जी को। बात समझ में आया, ठीक है। अब हम ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये समझो एडी करंट वाला पार्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इन चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये पॉइंट भी मैं रब कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा, आई होप नहीं लिखा होगा तो आप वीडियो को रिवर्स करके प्लीज लिख लेना। अभी ये पार्ट को मैं रब नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं रब कर रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि अब ना प्राइमरी और सेकेंडरी वाला जो रूल है, तो देखो अगर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको ट्रांसफार्मर लिखने के लिए आता तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग alternating low input voltage into that at high output voltage। और ना क्या होता है उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी और वाइस वर्सा यू कैन से द फ्रीक्वेंसी शुड रिमेन सेम, मतलब इनपुट वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। सो सेकंड पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वो क्या हो गया कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो आप उसके लिए स्टेटमेंट कैसे लिखोगे कि व्हेन चेंजिंग करंट इज पास्ड, व्हेन चेंजिंग करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल then EMF is induced in the neighboring coil। करेक्ट है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हो, जैसा कि मैंने जैसा बताया था वो उस पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट अभी जा रहा है ना, क्योंकि मैं ना डिफरेंट ऑर्डर से जा रहा हूं, अब हम डिफरेंट ऑर्डर से जा रहे हैं। तो आप बताओगे ना, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुड ऑन अ सॉफ्ट आयरन मेटालिक फ्रेम और सॉफ्ट आयरन फ्रेम, ठीक है, हैविंग अ डिफरेंट टर्न्स। इज दैट क्लियर? फिर आप बताते हो कि ना जो इनपुट और ये है द प्राइमरी द कॉइल व्हिच इज गोइंग टू रिसीव एनर्जी इज कॉल्ड एज द प्राइमरी कॉइल। द कॉइल व्हिच इज गोइंग टू रिसीव एनर्जी और कॉइल व्हिच रिसीव्स एनर्जी इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल, उसको हम पी से डिनोट करेंगे। एंड द कॉइल व्हिच डिलीवर्स द एनर्जी टू द लोड, मतलब जो आउटपुट होगा, मान लो टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, ये आप रेडियो ले लो, जो भी होगा तो यहाँ पे आउटपुट होगा उसका रेजिस्टेंस ना इज कनेक्टेड टू द लोड। ये ना ये क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल वो अपने पूरे वोल्टेज को क्या करेगा, लोड को ट्रांसफर करेगा। बात समझ में आया? अब इसके बाद जो हमने समझना था कि अगर इनपुट करंट चेंज होगा तो क्या होगा, व्हेन इनपुट करंट इज चेंजिंग, व्हेन इनपुट करंट विल चेंज बिकॉज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। ये ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। देखो प्राइमरी कॉइल में यहाँ पे वर्किंग पार्ट है, देखो ये चीजें ना बुक में बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, जो मैं पॉइंट अभी आपको बता रहा हूं वो क्या मेंशन करते हैं, या आपको लोग अगर एक्सप्लेन भी करेंगे तो इस पॉइंट में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। एज आई सेड ईएमएफ का जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न, ये होगा d∅dt। अगर आप लेंज लॉ ले रहे हो तो माइनस साइन, सो माइनस साइन लेंज लॉ के लिए दैट यू नो। तो अब ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल अगर आप ले रहे हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर प्राइमरी कॉइल। तो जो बात हमें समझ में आ रही है उन चीजों को थोड़ा सा फोकस करके दे देते हैं। ये प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में क्या बोल रहे हैं कि अब ना जैसे कि नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल का एनपी है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो क्या है, d∅dt है, बराबर। अब ये क्या करता है, ईएमएफ को इंड्यूस करता है, और वो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, जो आपने अप्लाई किया होगा प्राइमरी पे।
ये एक्चुअल में सेल्फ इंडक्शन की वजह से होता है, बट ना वो इंडिकेट नहीं भी करते तो भी चल जाता है। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये जो चेंज इन फ्लक्स है ना वो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स से कनेक्ट हो गया, दैट्स व्हाई Np into d∅dt। क्लियर? सो अब इनके स्टोरी के हिसाब से जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लीकेज को क्या करेगा, अवॉइड करेगा या उसको स्टॉप करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऐसा assumption है कि देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज क्यों नहीं होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर, ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से। और ये पॉइंट आप लिख लोगे कि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन, जो लैमिनेशन होता है वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू एडी करंट। वो पॉइंट आप मेंशन कर लेते, कोई इशू नहीं। तो अब क्या हो गया कि जो फ्लक्स आपको यहां पे मिला ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहां पे मिला, सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी पे भी मिलेगा। अब बोल रहे हैं कि फॉर सेकेंडरी कॉइल, या चाहिए प्राइमरी कॉइल है, तो फॉर सेकेंडरी कॉइल अगर आप इसी बात को लिख रहे हैं तो फॉर सेकेंडरी कॉइल, अब इस पॉइंट को देख लो जरा, ये सेकेंडरी कॉइल में क्या हो गया कि देखो ये बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो d∅dt होगा, ये सेम रहेगा क्योंकि देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, बट नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का क्या है, n सबस्क्रिप्ट s है ना। और यहां पे क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा EMF फॉर द सेकेंडरी। इसको आपने ले लिया है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोल रहे हैं कि आप 1 और 2 को रिलेट करो, तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड कर दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो ये क्या होगा, EMF ऑफ सेकेंडरी अपॉन EMF ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू EMF सेकेंडरी का क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी माइनस आ गया d∅dt। अब ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन इज कमिंग बिकॉज ऑफ लेंज लॉ ना, बिकॉज इट अपोजिट दैट यू नो। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लीकेज ऑफ फ्लक्स हमने इमेजिन कर लिया है, नहीं है, देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स है ना। उसके लिए हमने क्या सॉफ्ट आयरन यूज किया हुआ है ना सेफ्टी के लिए। ये माइनस माइनस साइन को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये EMF ऑफ सेकेंडरी अपॉन क्या होगा, EMF ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ध्यान से एनालाइज करो तो ये ना EMF सेकेंडरी का न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ टर्न की सेकेंडरी का न्यूमरेटर में, EMF प्राइमरी का डिनोमिनेटर में, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का डिनोमिनेटर में, मतलब वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो EMF क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया क्या, नंबर ऑफ टर्न। समझ आ रही है बात? तो अब उस पॉइंट को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के टर्म में देख लेते हैं। तो देखो आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर होता है, मतलब जो EMF सेकेंडरी का होगा वो ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, EMF ऑफ प्राइमरी। किस केस में, स्टेप अप के केस में, बराबर। अब स्टेप डाउन के केस में क्या होता है, जो EMF होता है, जो EMF सेकेंडरी का होता है दैट इज लेस देन द EMF ऑफ प्राइमरी, मतलब क्योंकि EMF डिक्रीज होगा। बट अभी हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि जो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी। मतलब अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो सब सिंपल सा टर्म है कि जो इनपुट वोल्टेज में जितने नंबर ऑफ टर्न है उससे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होना चाहिए आउटपुट में। आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो EMF जो मिलेगा आउटपुट वोल्टेज के तौर पे वो हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न कम होगा आउटपुट वोल्टेज में, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस, तो क्या मिलेगा हमको, EMF भी क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनका अजम्पशन एफिशिएंसी के बेसिस पे। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है कि एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, करेक्ट। एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब ना हम इसको आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह ही मान के चलते हैं। देखो इसमें बहुत सारे तरीके से इस पार्ट को लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मैंने इसको दूसरे तरीके से करा रहा हूं। ये थोड़ा सा क्या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी को डिनोट करते हम लोग ईटा से, इसका होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। देखो समझने वाली बात है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है ये हमने ना एवरेज पावर के टाइम पे किया है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क होता है V इंटू क्यू अपॉन टी। ये होगा V क्यू का वैल्यू I इंटू टी अपॉन टी, तो टी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा V इंटू आई। मतलब हम यहाँ पे V को कैसे ले रहे हैं, एज ए EMF ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इंटू करंट इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन EMF इन द प्राइमरी कॉइल इंटू करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करेक्ट। अब ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अभी क्या बोले, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होता है, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो एफिशिएंसी की वैल्यू होती है वो होती है 100%। अच्छा 100% का मतलब हो गया 100 अपॉन 100, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो अगर ईटा का वैल्यू 1 हो गया, ईटा का वैल्यू 1 हो गया तो ये होगा पावर ऑफ सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर, पावर ऑफ प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर, फिर होगा EMF ऑफ सेकेंडरी और फिर करंट ऑफ सेकेंडरी,
अपन को होगा ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इनटू करंट ऑफ प्राइमरी। अब ये क्या बोल रहे हैं, पहले इनको रिलेट कर लेते हैं। तो ये देखो, अगर आप इनको रिलेट करोगे ना, इसका मतलब देयरफॉर पावर ऑफ प्राइमरी विल बी इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी। क्लियर? और जो दूसरा पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये चीजें। ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इनटू करंट ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू व्हाट, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी इनटू करंट ऑफ सेकेंडरी। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को हम अरेंज करते हैं। इस फॉर्मूले को अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, पहले ईएमएफ सेकेंडरी वाला ले लो, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, करेक्ट ना, इज इक्वल टू क्या होगा, ये करंट फॉर प्राइमरी ना, ये यहां पे आ गया, वो वहीं पे आएगा और सेकेंडरी का करंट विल गो इन डिनोमिनेटर। यू कैन सी ईएमएफ सेकेंडरी का न्यूमरेटर में, बट करंट सेकेंडरी का कहां, डिनोमिनेटर में। सिमिलरली जो ईएमएफ प्राइमरी का कहां, डिनोमिनेटर में, बट करंट कहां, न्यूमरेटर में। तो मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो ईएमएफ और करंट क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो कहीं ना ये चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कहां कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मान लो कि ना आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया तो उसका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो आउटपुट वोल्टेज कम हो गया तो उसका करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो एज यू कैन सी इन दिस केस, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो ऐसा कंडीशन हो जाता है, मतलब ये कंडीशंस अगर हो रहे हैं, मतलब ना ये का स्टेप अप ट्रांसफार्मर के, ये बोल रहा है ये किसमें रिजल्ट करेगा, तो बोले ऐसे केस में जो करंट को आप रिलेट करते हो प्राइमरी और सेकेंडरी को, यू आर फाइंडिंग कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का ज्यादा है, ईएमएफ सेकेंडरी का ज्यादा, मतलब आउटपुट में सारी वैल्यूज ग्रेटर है, तो आउटपुट में करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये किस फॉर्म में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो भी देख लो आप। बोल रहे हैं कि ना सेकेंडरी का ना ईएमएफ कम हो रहा है, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न भी कम है, तो बोल रहे हैं कि ना सेकेंडरी में अब क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये बेसिकली मेन पार्ट है जो हमको समझना जरूरी है। देखो एग्जाम में कभी कभी ना ये बोलते हैं ना कि पूरे डेरिवेशन करो, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो आप किसी एक ही फ्रेम को लेके आप आगे बढ़ते हो। अच्छा, अभी ऐसा हो सकता है कि ये जो एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू x% हो, x% होगा, तो अगर x% होगा तो क्या लिखोगे आप, x अपॉन 100। फॉर एग्जाम्पल जस्ट ऐसे नहीं, आप यहां पे समझने ले लो कि इफ ईटा इज इक्वल टू x%, तो ईटा का वैल्यू क्या होगा, ये होगा x अपॉन 100 होगा। समझ आ रहा, मतलब ये जो वैल्यू है ना उसको मैं यहां पर रख दूंगा x अपॉन 100, और जो भी है ये पैटर्न वैसे रहेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमको ना करंट और ईएमएफ मिलेगा। तो आई होप कि ये जितनी भी चीजें ना ये आपको समझ में आई होंगी। एक और पॉइंट बच गया है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी इज इक्वल टू ईएमएफ इन द सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ इन द प्राइमरी इज इक्वल टू करंट, तो उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ईएमएफ और टर्न का, तो ये आईपी अपन का आईएस होता है। मान लो अगर ना नंबर ऑफ टर्न में से कोई एक टर्न पता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको पता है, तो सेकंड टर्न की वैल्यू निकालोगे, ईएमएफ की वैल्यू में एक पता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है, तो सेकंड ईएमएफ निकालोगे। इसमें जैसे भी कोई एक वैल्यू पता है, सेकंड वैल्यू मिसिंग है अगर मान लो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर दिया है तो आप सेकंड वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब जो है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, ये पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर अगर हम देखते हैं तो ये क्या क्राइटेरियाज है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जो सबसे पहला लॉस है ना उसको बोलते हैं कॉपर लॉस, जो पहला है वो है कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस क्यों, कि देखो ये क्या बोल रहे हैं कि कॉपर लॉस इसलिए होता है कि जब ना करंट फ्लो होता है ना, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या क्राइटेरिया है कि ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है, बराबर, तो ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे ना पावर लॉस की वैल्यू हमको मिलती है I²R। ठीक है, ये पावर लॉस का फॉर्मूला है, करेक्ट। बोले जब ये पावर लॉस ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम लीक हो जाता है ना, मींस इफ दिस लॉस इज हैपनिंग फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, इट विल बी हीट एनर्जी। तो बोल रहे कि जब कॉपर की कॉइलिंग होती है ना, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, व्हेन देयर इज अ कॉइलिंग ऑफ द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल का जब भी कॉइलिंग किया आपने, तो ये टर्न्स की वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है। बिकॉज ऑफ द टर्न और बिकॉज ऑफ दिस कॉइलिंग देयर इज अ रेजिस्टेंस इन द वायर, और जब वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ना जब भी करंट के साथ रेस टू 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो पावर लॉस होता है। वो पावर लॉस जब भी टाइम से लिंक होता है तो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इसको अवॉइड कैसे करोगे। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि टू रिड्यूस, अगर मान लो आपको इसको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो डिक्रीज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कैसे डिक्रीज करो वो पॉइंट देख लो, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, रो इनटू L/A, बराबर। तो अब ना प्रॉब्लम ये है कि ना जो लेंथ ऑफ वायर फिक्स होगा, मतलब यहां से अगर मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वायर को लेके जाना तो उतना ही रहेगा ना,
या तो समझो कि नंबर ऑफ जो भी रहेगा, या ये जो भी हमने जो वायर का लेंथ है वो फिक्स्ड मैंने रख दिया, उसमें मैं क्या वेरिएशन कर सकता हूं, व्हाट वेरिएशन कैन आई डू इन दैट केस। तो दे आर सेइंग कि ना एरिया को क्या करो, चेंज करो। मतलब एरिया अगर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा उतना कम होगा, है ना। तो क्या हो गया, ये क्या बोला, टू रिड्यूस ये पावर लॉस को क्या करना है, यूज थिक वायर। आपको थिक वायर यूज करने की जरूरत है, ठीक है। थिक वायर अगर आप यूज करोगे तो शायद ना पावर लॉस का वैल्यू क्या होगा वो कम हो जाएगा, तो हीट एनर्जी डिसिपेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो सेकेंड पॉइंट होगा, सेकेंड पॉइंट होगा एडी करंट, ठीक है। तो एडी करंट के केस में क्या हो गया कि एडी करंट में क्या होता है कि जैसा मैंने बताया ना कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। सो अभी क्या होगा कि चेंज इन फ्लक्स की वजह से एडी करंट फॉर्म होगा, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, इंड्यूसेस एडी करंट। ये पहला पॉइंट है, चेंज इन फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट, ठीक है। तो अब ये ना देखो, अब इनका भी स्टोरी वही है कि जब है ना हीट एनर्जी, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि जो एडी करंट होता है वो रेजिस्टेंस ऑफ किसका, सॉफ्ट आयरन के रेजिस्टेंस साथ में इंटरेक्ट होगा और टी, तो यहां होगा हीट एनर्जी जनरेट होगा। तो ये क्या होगा कि देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट, सो लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है। कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, ये ऑप्शन है टू रिड्यूस। रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बॉस, रिड्यूस करने के लिए ना जो ऑप्शन हमने देखा था ना लैमिनेट, इसको लैमिनेट करेंगे, लैमिनेट सॉफ्ट आयरन को, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, करेक्ट। बात समझ में आया। अब इसके बाद ना नेक्स्ट पॉइंट है वो हो गया लीकेज ऑफ फ्लक्स। तो ये एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, ये क्या हो गया, लीकेज ऑफ फ्लक्स लॉस। लीकेज ऑफ फ्लक्स लॉस का मतलब क्या होगा, देखो अब ये जो ना मैंने यहां पे जो डायग्राम ड्रॉ किया था सोलेनॉइड का, वो इस यही एक रीजन था कि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स को ना हमने ऐसे दिखाया ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ना ऐसे जा रही है। हमारा अजम्पशन ऐसा है कि ना सारे के सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ना मटेरियल के अंदर से चले जाते हैं, बट ना प्रैक्टिकली ये हाईली इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसे होते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर लॉस्ट इनटू एटमॉस्फेयर, और या ना वो एयर में चले जाते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि सम magnetic lines of force, some magnetic lines of force passes through air, therefore leakage of magnetic flux, अब वो लीकेज की वजह से भी क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे अवॉइड करना है तो मैं ना ऐसा मटेरियल यूज करता हूं जिसकी परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, बहुत हाई होगी। समझ में आया, ठीक है। अब जो फोर्थ वन है उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप लॉस। हिस्टेरेसिस लूप लॉस का मतलब क्या होता है, देखो ये पॉइंट थोड़ा आपके लिए नया होगा। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो हमने समझा ना, ऑल्टरनेटिंग करंट में क्रेस्ट है फिर ट्रफ है, तो अगर मैंने उसको सर्कुलर कॉइल के हिसाब से देखा, सोलेनॉइड है ना, तो सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न्स है, मैं एक ही टर्न पे फोकस कर रहा हूं। हो सकता है एक टाइम पे करंट ना क्लॉकवाइज आ रहा होगा, फिर उसके बाद ना सेकंड फ्रेम में सेम कॉइल से करंट ना एंटी क्लॉकवाइज जाने लगा होगा। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे केस में हिस्टेरेसिस लूप का अगर आपको स्टोरी पता होगा तो हिस्टेरेसिस लूप की स्टोरी ये है कि ये है इंटेंसिटी विच विल चेंज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ना आपने ये सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया है, ये बोले सॉफ्ट आयरन कोर में पहले तो जब भी क्लॉकवाइज है तो करंट जीरो से सम वैल्यू तक इंक्रीज होता है, तो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, है ना। सो ये क्या होता है ना, रेगुलर मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, रेगुलर मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। अभी ये क्या टर्म है उस पॉइंट पे थोड़ा सा देख लेते हैं, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इस पॉइंट को जरा आप समझ लो कि ये क्या होगा, जैसे ना करंट मैक्सिमम होगा, जैसे ये मैक्सिमम हुआ तो यहां तक पहुंचा, फिर क्या करंट डिक्रीज होने लगा, फिर करंट जैसे जीरो होगा तो यहां पे आ जाएगा। मतलब हो सकता है कि वो जीरो हो गया बट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अब फिर क्या होता है, करंट रिवर्स हो गया तो क्या होगा, इसका डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये भी मैक्सिमम होगा डीमैग्नेटाइजेशन में भी, फिर वापस से करंट क्या होगा, अपने फ्रेम में वापस आएगा क्रेस्ट के फॉर्म में। जब वापस से करंट क्रेस्ट के फॉर्म में आएगा तो ये इंक्रीज होगा एंड फाइनली यू विल गेट अ लूप। समझ में आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है ना, ऐसे केस में हिस्टेरेसिस लूप का रूल बहुत सिंपल सा है कि लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, है ना। तो रेगुलर मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन है, तो
एक लूप बनता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है कि बोल रहे ना लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर द लूप, एरिया अंडर द लूप। सो बिगर द लूप, हिस्टेरिसिस लूप, मोर द एनर्जी लॉस। अब क्वेश्चन ये कि ना हम कैसे इस लॉस को अवॉइड करें, ठीक है। तो यूज, हाँ, तो अब उसके लिए ना क्या पॉइंट है, अब ये जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। यूज सब्सटेंस ऑफ स्मॉलर हिस्टेरिसिस लूप, स्मॉलर हिस्टेरिसिस लूप। स्मॉलर हिस्टेरिसिस लूप वाला आप मटेरियल यूज करो तो शायद हो सकता है कि जितना कम ये लूप की वैल्यू होगी उतना कम एनर्जी का लॉस होगा। अब एक और पॉइंट होता है हमिंग इफेक्ट, ठीक है, ये फिफ्थ वन, हमिंग इफेक्ट या हमिंग लॉस या हमिंग इफेक्ट लॉस, ठीक है। तो हमिंग लॉस में या हमिंग इफेक्ट लॉस में क्या होता है कि कभी कभी देखा होगा आपने ना कि जो ट्रांसफॉर्मर वगैरह होता है, व्हेन यू गो वेरी क्लोज टू दैट ना यू कैन गेट अ पर्टिकुलर साउंड, आपको साउंड सुनाई देता है ना, इस तरह का साउंड आता है, वो साउंड होता है हमिंग इफेक्ट। वो हमिंग इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि ना साउंड के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रहा है उस केस में लॉस हो रहा है। अब इसके बाद एक पॉइंट और है कि ट्रांसफॉर्मर में देखो, अब स्टेप अप स्टेप डाउन हमने डिस्कस तो किया, हमको पता भी तो होना चाहिए ना हम यूज कहां करते हैं और क्यों करते हैं, बराबर। तो एक ना बड़े स्केल पे देख लेते हैं ना, हमें डे टू डे लाइफ में हम ट्रांसफॉर्मर को कहां यूज कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो होता है ना, ये है जनरेटिंग पावर स्टेशन। जनरेटिंग पावर स्टेशन का मतलब क्या हो गया, जहां पे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बराबर, ये जनरेटिंग पावर स्टेशन है, ठीक है। और ये क्या है, ये एरिया सब स्टेशन है। लाइक आप जहां पे भी रह रहे हो उस एरिया में कहीं ना कोई ये स्टेशन होगा, तो एरिया सब स्टेशन, ठीक है, एरिया सब स्टेशन। अब क्या होगा ना कि उस एरिया में आने के बाद ना वहां से फिर ना बिल्डिंग्स के पास में जाएगा, तो फिर बिल्डिंग वाले क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर हाउस को सप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा कंज्यूमर सब स्टेशन, हम ले लेते हैं कंज्यूमर सब स्टेशन, ठीक है। अब ना चीजों में होता क्या है, तो ये कंज्यूमर के यहां से फिर ना ये जाएगा जो मैं यहाँ डिवाइस में यूज करेंगे। तो ये आपका है, आपने यहाँ पे कॉइलिंग कर ली है, ये है आपका प्राइमरी, ठीक है, ये जो है सेकेंडरी है, ये जो सेकेंडरी है ये लिंक हो गया, इसके लिए प्राइमरी हो जा रहा है सेकेंड वाले के लिए, एरिया सबस्टेशन के लिए। अब जो इसका जो सेकेंडरी है वो लिंक हो जा रहा है इसलिए प्राइमरी के साथ में, ठीक है, और यहाँ पे ये सेकेंडरी मिल गया, बराबर। अब हमारा मेन टास्क है कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए हमको चाहिए होता है 220 वोल्ट, दैट वी नो, ठीक है। अब देखो ना, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, देखो अलग अलग बुक में ना वैल्यूज थोड़े डिफर हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे ना अप्रोक्स 6000 वोल्ट क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होता है, 6000 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होता है, इतना ईएमएफ हम जनरेट करते हैं मतलब मेन स्टेशन पे। लेकिन क्या होता है, इतने ईएमएफ से कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या करना है कि जो पावर स्टेशन पे जो ट्रांसफॉर्मर है उसको क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है। तो कितने टाइम इंक्रीज करते हैं, तो जनरली ना 20 टाइम्स इंक्रीज होता है, 20 टाइम्स इंक्रीजेस, ठीक है। जो आउटपुट होता है 20 टाइम्स इंक्रीज। अभी 20 टाइम्स के हिसाब से अगर आप लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया, फिर ये 3 और फिर ये 1, ठीक है। तो ये हो गया 1,20,000 वोल्ट यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा, बराबर। तो एक हिसाब से देखो तो ये जो है ना, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, जो पावर स्टेशन हमने ट्रांसफॉर्मर यूज किया है वो हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखो आपके इंफॉर्मेशन के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पे जैसे जहां पे मन है वहां पे हमें स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करें, वैसा नहीं है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बहुत स्पेसिफिक प्लेसेस पे यूज होता है, उसमें से एक यूज तो ये हो गया, बराबर। दूसरा यूज अगर आपको देखना है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का, तो वो भी मैं बता दूंगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज। अगर आपको हेडिंग लिखना है तो आप यहां पे लिख सकते हो, यूजेस में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज, ट्रांसफॉर्मर इज यूज किसके लिए, यूज टू प्रोड्यूस एक्स रे। एक्स रे को प्रोड्यूस करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं, और एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को हम कहां यूज करते हैं, जनरेटिंग पावर स्टेशन पे। दूसरा, आप जनरेटिंग पावर स्टेशन से जब हम ना सब स्टेशन पे लेके जाते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, उसके पोटेंशियल को लेगा और आगे उसको क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो उस केस में क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि यहां पे जो पोटेंशियल है ना वो डिक्रीज होता है, कितना, 10 टाइम्स डिक्रीजेस, 10 टाइम्स डिक्रीजेस, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, ऐसा एकदम कोई फिक्स कंडीशन नहीं, बट अप्रोक्स। अभी ये 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 वोल्ट, मतलब ना ये यहां से 12,000 वोल्ट तक आ गया है।
देखो अलग अलग बुक में आपको शायद वैल्यू थोड़ा डिफर होकर मिलेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको बस समझना है। अब क्या होता है कि जब ना ये 12,000 वोल्ट पे आ गया, तो ये 12,000 वोल्ट को जो ना कंज्यूमर सब स्टेशन है वो कितने को उसको कैप्चर होगा, उसको किसमें कनेक्ट करेगा 220 वोल्ट पे, और 220 वोल्ट से फिर क्या करते हो आप यूज करते हो। अब ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि 220 वोल्ट के आगे हम ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं करते, उसके आगे भी हम ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर ने स्टेप अपने आपको दो स्पेसिफिक पर्पस ये यूज दिखा, एक कहां दिखा, इट इज यूज द ट्रांसफॉर्मर विच इज यूज एट द जनरेटिंग पावर स्टेशन टू एनहांस द ईएमएफ, है ना, या टू एनहांस द वोल्टेज। जो वोल्टेज को एनहांस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को यूज किया। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहां यूज होता है, उसके तो बहुत सारे हैं टास्क, आप उसके कोई लिमिट नहीं है। तो जो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज्ड, ठीक है। अब जो उसमें पहला पॉइंट है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर। जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है ना, जहां पे वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, वोल्टेज रेगुलेटर इन टीवी, एयर कंडीशन, या फिर उसका एयर कंडीशनर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर भी आप ले सकते हो, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और फ्रिज वगैरह भी आप कंसिडर करना तो कर लो। जो दूसरा पॉइंट है, अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ना स्मॉल डिवाइसेस में भी यूज होता है ना, स्मॉल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन, स्मॉल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन, डाउन ट्रांसफॉर्मर ये कहां पे यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन, ये कहां पे यूज होते हैं, रेडियो में यूज हो जाते हैं, टेलीफोन में यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और कोई पोजीशन है जहां पे हम ना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को यूज करते हैं, तो हाँ उसके और भी कंडीशन है जहां पे ना ये होता है, इंडक्शन फर्नेस में हम यूज करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में यूज करते हैं हम लोग। वो किसके लिए होता है, फॉर मेल्टिंग मेटल्स, फॉर मेल्टिंग मेटल्स। ये कैसे होता है, इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं कि फॉर मेल्टिंग मेटल्स ये क्या होता है कि जब ना आप ना एडी करंट, मतलब ना आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत ज्यादा चेंज कराते हो ओवर द बेसिकली यू कैन से कोर, इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि ना कि बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी ना H=I²RT, उस वजह से क्या होगा, मेटल मेल्ट हो जाता है ना, उसके ऊपर जाकर कॉइलिंग कर देते हैं ना, जिसको मेल्ट करना है उसके ऊपर कॉइलिंग कर देते हो, उसके अंदर से करंट फ्लो कराते हैं। तो क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या होगा कि एडी करंट इंड्यूस होगा, वो एडी करंट क्या करेगा, उसको मेल्ट करा देगा। और जो अगला पॉइंट है ये क्या, यूज टू प्रोड्यूस हाई करंट, है ना, टू प्रोड्यूस हाई करंट, किसके लिए, फॉर वेल्डिंग, टू प्रोड्यूस हाई करंट फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, उस जगह पे हम इस चीज को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। सो आई होप कि ना ट्रांसफॉर्मर में जो भी बातें वो आपको समझ में आई होंगी, है ना। ये चीजें बहुत ना सिंपल सा है, बहुत कॉमन सा है, आप डे टू डे लाइफ में आप इन चीजों को रियलाइज करते हो। दो अलग बात है कि हम ना उस पर उस तरीके से एम्फेसाइज नहीं करते, उस तरीके से फोकस नहीं करते, बट हमको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होती है। तो इसमें एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है कि डज ट्रांसफॉर्मर वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डज ट्रांसफॉर्मर वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों ऐसा होता है कि जैसा हमने बताया ना, ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी सप्लाई करते हो, एनर्जी हमको मिलता है। एनर्जी किस फॉर्म में होता है, एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, ईएमएफ और वोल्टेज, है ना। अगर आपको याद होगा ना, हमने किरचॉफ्स लॉ के टाइम पे किया ना, किरचॉफ्स लॉ। सो किरचॉफ्स लॉ अगर आपको याद होगा तो उसमें ना हमने डिस्कस किया है कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ होता है, जो फर्स्ट लॉ होता है और जो सेकेंड लॉ होता है, हमने फर्स्ट लॉ में बताया है कि इसमें क्या कंजर्व है, इसमें चार्ज का कंजर्वेशन होता है, सेकेंड वाले में एनर्जी कंजर्व होता है। इसमें चार्ज कंजर्व है, सेकेंड वाले में एनर्जी कंजर्व होता है। चार्ज जो है ना ये करंट से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है, ये जो है ना ये पोटेंशियल से रिलेटेड है, और ईएमएफ से। मतलब ईएमएफ जो हो गया टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, जिसका मतलब है एनर्जी कंजर्व, मतलब ये पोटेंशियल डायरेक्टली ना एनर्जी से रिलेटेड है। अगर किरचॉफ्स लॉ अगर आपको याद होगा तो ये क्या बोल रहे हैं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी एनहांस, मतलब जो वोल्टेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि एनर्जी इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि स्टेप डाउन में एनर्जी क्या होता है, ये जो वोल्टेज होता है डिक्रीज हो जाता है स्टेप डाउन में, तो हो सकता है एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा। तो उनका ये कहने का मतलब कि डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बहुत सिंपल सा टास्क है, आपको बताना है कि इट विल नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज कि ईएमएफ और करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। ईएमएफ एंड करंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ईएमएफ एंड करंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्टेप अप में ईएमएफ इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, स्टेप अप में ईएमएफ इंक्रीज होगा, और स्टेप डाउन में अगर ईएमएफ डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, और वो क्या कर लेते हैं, पूरे सिस्टम को बैलेंस कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट इनपुट पावर और आउटपुट पावर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, और आपको 100% एफिशिएंट इंजन मिलता है। समझ में आ रहा है।
जैसे अगर ना 100% एफिशिएंट नहीं है तो उस टाइम पे जो एनर्जी का लॉस हुआ होगा वो हो सकता है किसी और फॉर्म में हुआ रहेगा। जो हमने एनर्जी लॉसेस का कंडीशन लिया था कि ना कॉपर लॉस के फॉर्म में हो सकता है, एडी करंट के लॉस के फॉर्म में हो सकता है, हिस्टैरिसीस लूप के लॉस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, हमिंग इफेक्ट के लॉस के फॉर्म में हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लीकेज के फॉर्म में उसका लॉस हो सकता है। बट रूल यही है कि एनर्जी विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ईएमएफ के कम या ज्यादा होने से एनर्जी जो होता है कंजर्व नहीं हो, वैसा कोई कंडीशन नहीं है, तो इट विल नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So I hope whatever I explained up till now, you people understood. Thank you very much.